नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 9 लोक विकास और पर्यावरण चल रहा था, जिसका आज ये 5वां भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है दोस्तों तरल अपशिष्ट यानी लिक्विड वेस्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों, ओके। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वो दोस्तों अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 में भाग 5 लोक विकास पर्यावरण में दोस्तों तरल अपशिष्ट आज का हमारा टॉपिक है। तरल अपशिष्ट के अंतर्गत वसा, प्रयुक्त तेल, ग्रीस, कुछ तरल पदार्थ, कुछ ठोस रूपी पदार्थ, कीचड़ आदि घरेलू तरल पदार्थ हैं जो खतरनाक या संभावित रूप से मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कुछ औद्योगिक अपशिष्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि तरल पदार्थ या कीटनाशक या विनिर्माण प्रक्रियाओं के उत्पाद। कुछ को वर्गीकृत भी किया जा सकता है। इनसे संबंधित कुछ सामान्य विनियामक आवश्यकताएं होती हैं तथा अतिरिक्त नियम खतरनाक और तरल कचरे के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान के लिए लागू होते हैं। उपयोग किए गए पानी का लगभग 75% जल अपशिष्ट के रूप में परिवर्तित होकर निकलता है। इस जल अपशिष्ट में क्षार, द्रव, जैविक पदार्थ इत्यादि होते हैं। जल अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार के रोगाणु पनपते हैं, जिससे रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जल अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला काला जल यानी ब्लैक वाटर, दूसरा दोस्तों भूरा जल यानी ग्रे वाटर। काले जल में शौचालय से निकलने वाले मल मूत्र भी होता है। इस प्रकार के जल अपशिष्ट हेतु सामान्यतः सीवेज व शोधन संयंत्र की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सलज या भूरे जल में मल मूत्र नहीं मिला होता है। भूरे जल में मल मूत्र नहीं मिला होता है, अतः इसका व्यवस्थापन आसान है। आगे दोस्तों, घरेलू स्तर पर जल अपशिष्ट के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं, रसोई घर व स्नान गृह। कुछ ग्रामों में जल अपशिष्ट में औद्योगिक जल अपशिष्ट भी मिले हो सकते हैं। अपशिष्ट जल की व्यवस्थापन विधियाँ आर्थिक संसाधन, स्थान की उपलब्धता, भू संरचना या भौगोलिक परिस्थिति आदि पर निर्भर है। घरेलू स्तर पर जल अपशिष्ट प्रबंधन, इसकी मुख्यतः विधियाँ निम्न हैं। सोक पीट, ये सरल तथा कम लागत का उपाय है। इसमें ज़मीन में 1 मीटर गहरा तथा 1 मीटर लंबाई व चौड़ाई का गड्ढा घर की दीवार तथा पानी के स्रोत हैंडपंप कुआं से कम 10 मीटर दूर खोदा जाता है। इसमें निचले तल पर बड़े पत्थर या बोल्डर, उसके ऊपर छोटे पत्थर तथा सबसे ऊपर रेत या कंकड़ डाले जाते हैं। इस विधि में
अपशिष्ट जल छन कर पृथ्वी में रिस जाता है या पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। इस गड्ढे में डाली गई सामग्री को 2-3 वर्ष में एक बार निकाल कर साफ करना होता है, क्योंकि गड्ढा मिट्टी, कचरा इत्यादि से चोक हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है लीच पिट। यदि सोक पिट की पानी शोषण क्षमता उसमें आने वाले जल की अपेक्षा कम हो तब लीच पिट का निर्माण किया जाता है। इस हेतु 1 मीटर व्यास का तथा 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है तथा इसके चारों ओर अंदर हनीकॉम्ब विधि से गोलाई में ईंटों की चुनाई की जाती है। इस गड्ढे को फर्शी अथवा आरसीसी के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। इसके एक और ट्रैप लगाकर जल अपशिष्ट पाइप द्वारा इसमें छोड़ा जाता है। आगे है किचन या घरेलू अपशिष्ट। इसका उपयोग कोल्ड वाटर ग्रीज ट्रैप से गुजार कर सब्जी तथा फलदार पौधों की सिंचाई हेतु किया जाता है। इस विधि में छिद्रदार पाइप का उपयोग कर गार्डन रूट जोन विधि द्वारा पौधों की सिंचाई अपशिष्ट जल द्वारा की जा सकती है। आगे है सार्वजनिक जल अपशिष्ट प्रबंधन। सार्वजनिक जल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गांव में निकलने वाले जल अपशिष्ट की मात्रा की गणना या अनुमान आवश्यक है। यह 2 तरह से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए नल, कुआं, हैंडपंप जल का लगभग 75% जल अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालता है। इस आधार पर गणना कर ली जाती है अथवा यह जानकारी घर घर सर्वे से प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः पर्याप्त जल प्रदाय या उपलब्धता वाले गांव में 30 लीटर प्रति परिवार प्रतिदिन जल अपशिष्ट नाली में आता है। सार्वजनिक जल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उसी स्थान पर या तो उसके आसपास सोक पिट तैयार किया जाता है अथवा प्रत्येक 10 या 15 घरों हेतु एक सोक पिट अथवा लीच पिट बनाकर उसे घरों से आने वाली नालियों से जोड़ दिया जाता है। इस हेतु गड्ढों का व्यास 1.5 मीटर व गहराई 1 मीटर रखी जाती है। सार्वजनिक जल अपशिष्ट का प्रबंधन अन्यत्र करने हेतु विभिन्न पद्धतियों द्वारा परिवहन किया जाता है। खुली नालियाँ। ग्राम की बसाहट व भौगोलिक स्थिति अनुसार व्यवस्थित नालियाँ बनाई जाती हैं। इसमें ढाल तथा नाली की जल वहन क्षमता व घुमाव कोण का विशेष ध्यान रखा जाता है। कम व्यास वाली बंद नालियाँ। इन नालियों को फर्शी, कंक्रीट इत्यादि से ढक दिया जाता है तथा योग्य स्थान पर इंटरसेप्टिक टैंक से इन नालियों में पानी छोड़ा जाता है। नालियों के बंद होने से हानिकारक जीव जंतु नहीं पनप पाते हैं। नालियों के निर्माण हेतु उपयुक्त मोटाई व गुणवत्ता का पीवीसी पाइप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है जल अपशिष्टीकरण तालाब। जल अपशिष्ट निपटान हेतु स्थिरीकरण तालाबों का निर्माण किया जाता है। यह एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है व इसे नियमानुसार किया जाता है। पहला पॉइंट है इसमें पहला पॉइंट है निर्वातित प्रक्रिया तालाब। इसमें समस्त जल अपशिष्ट एकत्र होता है। इसमें लगभग 8 फीट गहरा तालाब बनाकर उसके चारों ओर पाल का
निर्माण किया जाता है। एनेयरोबिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु अपशिष्ट का पाचन करते हैं। इसमें प्रतिदिन एकत्र होने वाले पानी को लगभग 3 दिन तक सीखते हैं। दूसरा है सन्मिश्र प्रक्रिया तालाब। यह द्वितीय चरण तालाब लगभग 4 से 5 फुट गहरा होता है तथा इसमें मल विहीन जल अपशिष्ट को 5 दिनों तक तरल अपशिष्ट को संग्रहित किया जाता है। आगे है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट, परिपक्वता तालाब। इस तृतीय चरण तालाब की गहराई लगभग 3 से 4 फुट रखी जाती है तथा इसमें 5 दिनों तक तरल अपशिष्ट को संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों चरणों के पश्चात अपशिष्ट जल का उपयोग कृषि या सिंचाई हेतु किया जा सकता है। जल अपशिष्ट प्रबंधन में शालाओं, आंगनबाड़ी के अपशिष्ट के साथ साथ सार्वजनिक कुओं, हैंडपंप आदि से आसपास एकत्र होने वाले जल को भी शामिल किया जाना चाहिए। तरल अपशिष्ट उपचार में निम्नलिखित आधुनिक विधियां भी सम्मिलित हैं। पहला, विलयन। प्राकृतिक जल में घुली हुई ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश के सरल प्रवेश की सहायता से कार्बनिक अपशिष्ट को पूरी तरह से विघटित कर देता है। इससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया जाता है। दूसरा है यांत्रिक उपचार अपशिष्ट। यांत्रिक उपचार अपशिष्ट को विभिन्न स्क्रीन फिल्टर, ग्रिड चैम्बर्स, एक सेकंड दोस्तों, गाय माता लोग भी चिल्ला रही हैं, ग्रिड चैम्बर्स और अवसादन बेसिनों से गुजारा जाता है। निलंबित कणों को हटाने के लिए सीवेज को पहले फिल्टर किया जाता है और फिर सीवेज को पीसा भी जाता है और फिर अन्य रासायनिक उपचार भी किया जा सकता है। तीसरा है जैविक उपचार। तरल अपशिष्ट को ट्रिकलिंग फिल्टर के माध्यम में पास किया जाता है, जहां एरोबिक बैक्टीरिया अपशिष्ट को हटाते हैं। वैकल्पिक रूप से तरल अपशिष्ट कार्बनिक कचरे के जीवाणु क्षरण को कम करने के लिए है। नंबर 4 पॉइंट है रासायनिक उपचार। यांत्रिक या जैविक उपचार के बाद प्राप्त तरल अपशिष्ट विशिष्ट रासायनिक उपचार के अधीन होता है। इसके बाद कुछ भौतिक ऑपरेशन किए जाते हैं। पांचवा है दोस्तों अवक्षेपण या वर्षण। कैल्शियम ऑक्साइड 90% तक फास्फेट्स और निलंबित कणों को हटाने की स्थिति में होता है। तलछट अलग हो जाती है और तल पर बैठ जाती है। नंबर 6 एडसॉर्प्शन, ठीक है, एडसॉर्प्शन या सोखना, एब्जॉर्ब भी बोल सकते हैं, ये भी होता है एब्जॉर्ब। चलिए, इसमें सक्रिय तरल पदार्थ का उपचार लकड़ी का कोयले के साथ किया जाता है। आगे 7वां नंबर दोस्तों परासरण। असमान कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के पृथक्करण के लिए परासरण या ओस्मोस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 8 रासायनिक ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीकरण भंग कार्बनिक यौगिकों को हटाने के लिए ओजोन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति द्वारा किया जाता है। नंबर 9 है अमोनिया का निष्कासन। पहले ऑपरेशन के बाद अपशिष्ट जल का प्रवेश एक धातु टावर द्वारा जाता है। यहाँ से यह प्लास्टिक की
बफ़ल्स प्लेटों की एक श्रृंखला पर नीचे गिर जाता है और वायु ऊपर की ओर जाती है, जो अमोनिया गैस को कम कर देती है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा बायोमेडिकल अपशिष्ट, आइए देखते हैं। बायोमेडिकल अपशिष्ट में मुख्य रूप से ठोस, तरल पदार्थ, तेज पदार्थ और प्रयोगशाला अपशिष्ट सम्मिलित होते हैं, जो संभावित रूप से संक्रामक या विपत्तिजनक हो सकते हैं और इनको जैव अपशिष्ट माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बायोमेडिकल अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट है जो कि मनुष्यों या पशुओं के जैविक उत्पादों के निदान, परीक्षण, उपचार, अनुसंधान या उत्पादन की समयावधि में उत्पन्न होते हैं। इस संगठन का अनुमान है कि अस्पताल में उत्पन्न 85% अपशिष्ट गैर खतरनाक हैं, 10% संक्रामक हैं और गैर संक्रामक में 5% हैं, लेकिन इसमें मिथाइल क्लोराइड और फार्मल्डिहाइड जैसे खतरनाक रसायन शामिल होते हैं। बायोमेडिकल अपशिष्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बायोमेडिकल अपशिष्ट निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, संक्रामक अपशिष्ट में रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो कि अति संवेदनशील जीवों में रोग का कारण बन जाते हैं। इनका कारण कुशाग्र यंत्र, आइसोलेशन वार्ड के तत्व, लेबोरेटरी के तत्व, सर्जरी तत्व आदि होते हैं, जिनके कारण संक्रामकता बढ़ जाती है। दूसरा है पैथोलॉजिकल अपशिष्ट। इस श्रेणी में उत्तक अंग, शरीर के अंग, मानव रक्त और शरीर के तरल पदार्थ, जानवरों के शरीर के अंग और शव शामिल होते हैं। नंबर 3 है दोस्तों फार्मास्यूटिकल या दवा अपशिष्ट। फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट में एक्सपायर्ड, अप्रयुक्त, विभाजित, दूषित फार्मास्यूटिकल उत्पाद और ड्रग्स आदि सम्मिलित हैं, जिनकी अब हमें आवश्यकता नहीं है और इन सब अपशिष्टों को उचित तरीके से निपटाने की आवश्यकता है। नंबर 4 है दोस्तों जीनोटॉक्सिक अपशिष्ट। जीनोटॉक्सिक अपशिष्ट अत्यधिक खतरनाक है और इसमें उत्परिवर्तन, टेराटोजेनिक और या कार्सिनोजेनिक गुण हो सकते हैं। यह स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अंदर और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बाहर गंभीर सुरक्षा समस्याएं पैदा करता है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे है 5वां नंबर रेडियोधर्मी अपशिष्ट। चिकित्सा में प्रयुक्त आयनीकरण विकिरणों में एक्स-रे, अल्फा बीटा कण और गामा किरणें शामिल हैं, जो पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होती हैं। कुछ अपशिष्टों में उच्च भारी धातु सामग्री होती है व यह सामान्यतः अत्यधिक विषाक्त होते हैं। इसमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ फिर से कर रहे हैं। पहला है सामान्यतया पारा टूटे हुए नैदानिक उपकरणों के रिसाव द्वारा फिर से उत्पन्न होता है। उनकी मात्रा को ठोस अवस्था वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर गेज आदि के प्रतिस्थापन द्वारा कम किया जा सकता है। ऐसे पारे को हम
स्पिल्ड पारा भी कह सकते हैं, चाहे यह मात्रा में बहुत कम ही क्यों ना हो। नंबर 2 है कैडमियम। कैडमियम अपशिष्ट मुख्य रूप से छोड़ दी गई बैटरी से आता है। नंबर 3 प्रबलित लकड़ी के पैनल, जिनका उपयोग अभी भी एक्सरे और नैदानिक विभागों के विकिरण अशुद्धि जांच में किया जाता है, वे लेड यानी सीसा से युक्त होते हैं। नंबर 4 कुछ दवाओं में आर्सेनिक होता है, इसका उपचार फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट के रूप में किया जाता है। आगे है दबाव वाले कंटेनर। आइए देखते हैं दबाव वाले कंटेनर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में कई प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें मुख्यतः दबाव वाले सिलेंडर, कार्ट्रिज और एरोसोल के डिब्बे में संग्रहित किया जाता है। कुछ कंटेनर को केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है। इनको ध्यान से प्रयोग करना चाहिए ताकि कोई विपत्ति वाली स्थिति पैदा ना हो। कुछ गैसों का निम्न रूप में वर्णन किया गया है। पहला है एनेस्थेटिक गैस। इनमें मुख्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्पशील हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे हेल्थेन, आइसोफ्लूरेंस और एनफ्लूरेंस हैं, जो काफ़ी सीमा तक ईथर और क्लोरोफॉर्म को ऑपरेटिंग थिएटरों में प्रतिस्थापित कर चुके हैं। इनका उपयोग प्रसव अवस्था में, एम्बुलेंस वार्ड में, दर्दनाक प्रक्रियाओं के दौरान, दंत चिकित्सा में, बेहोश करने की क्रिया आदि के लिए किया जाता है। नंबर 2 है एथिलीन ऑक्साइड। सर्जिकल उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों को संक्रमण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय आपूर्ति क्षेत्रों में और ऑपरेटिंग कमरे में किया जाता है। आगे है तीसरा नंबर ऑक्सीजन। इनको गैसीय या तरल रूप में बल्क टैंक या सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है या फिर इसका वितरण केंद्रीय पाइपिंग द्वारा किया जाता है। नंबर 4 है संपीड़ित हवा। इनका उपयोग प्रयोगशाला, इन्हेलेशन थेरेपी उपकरण, रखरखाव उपकरण और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली आदि में किया जाता है। नंबर 5 है दोस्तों एरोसोल कंटेनर। ड्रेसिंग और प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में इसका यूज़ होता है, एरोसोल कंटेनर का। आगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की संरचना बहुत ही विविध है। यह जोखिमपूर्ण और गैर जोखिमपूर्ण श्रेणियों के अंतर्गत आता है। देश में 10 राज्य कुल इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में 70% तक का योगदान देते हैं, जबकि 65 शहर भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का 60% से भी अधिक उत्पादन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पुराने कंप्यूटरों से वर्ष 2020 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट वर्ष 2007 तक की तुलना में 50% बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के उचित निपटान का उत्तरदायित्व ई अपशिष्ट यानी प्रबंधन और संचालन नियम 2011 के अंतर्गत आता है। अब ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 निर्माताओं को कई विकल्प प्रदान करता है। आगे है दोस्तों UNEP की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में उत्पादित 40 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे कि पुराने स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और
अप्रचलित रसोई उपकरण विदेशों में भेजे जाते हैं क्योंकि ऐसा करना काफ़ी मितव्ययी है। चीन, भारत, मलेशिया और पाकिस्तान मुख्य गंतव्य हैं। अवैध ई अपशिष्ट का अधिकांश भाग लैंडफिल, इनकेंटर और गैर सुसज्जित रिसाइक्लिंग सुविधाओं में समाप्त हो जाता है, जिनको टॉक्सिक टाइम बम भी कहा जाता है। आगे है अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नगर पालिका निकायों की उत्तरदायित्व भी बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का जीवन काल कम ही रहता है। विकल्पों की उपलब्धता, उत्पादों की उपलब्धता, जीवन की बदलती गति, तेज़ी से शहरीकरण और मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय क्षमता ने विद्युत और उपभोक्ता के विकास में योगदान दिया है। आगे है भारत में निम्नलिखित अपशिष्ट पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं इनको भी। पहला है पर्यावरणीय जहरीली धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, क्रोमियम, पीसीबी, सीएफसी इत्यादि जलने के कारण धुएं के रूप में मिट्टी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कारण बन सकती है। डाइऑक्सिन और फुरान। नंबर 2 है दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं। सामान्य आबादी के साथ साथ उन लोगों के लिए जो इसे संभालते हैं। नंबर 3 भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट मुख्यतः लैंडफिल में ही समाप्त हो जाते हैं। वहां से इनको एल्युमिनियम, तांबा, प्लेटिनम, सोना, चांदी, पैलेडियम आदि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निर्माता उत्तरदायित्व की अवधारणा को भी 2011 के अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। आगे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अधिकृत या पंजीकृत सुविधाओं में ही किया जा सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट नियमों की कुछ सीमाएं हैं। निर्माताओं के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए कोई स्पष्ट जिम्मेदारी भी नहीं है। संग्रह प्रणाली, पुनर्चक्रण आदि के लिए भी कोई अधिक दिशा निर्देश नहीं है। आगे है जोखिमपूर्ण अपशिष्ट। आइए देख लेते हैं इसे भी। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट को देखते हैं। इसका अर्थ किसी भी अपशिष्ट से है जो अपनी किसी भी भौतिक, रासायनिक, प्रतिक्रियाशील, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या संहारक विशेषताओं के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। इसमें चाहे अकेले या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं, निम्नलिखित अपशिष्ट आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कैडमियम, लेड और केबल पर पीवीसी सीटिंग। नंबर 2 है घरेलू रसायन, हाउस होल्ड केमिकल्स, ब्लीच, ओवन क्लीनर, तारपीन, पेंट इत्यादि। ये घरेलू रसायन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा नंबर 3 पॉइंट, नैनो कणों वाले उत्पाद, प्रोडक्ट्स विथ नैनो पार्टिकल्स। सन स्क्रीन में जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड, सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा जेल आदि ये नैनो कणों वाले उत्पाद हैं। आगे नंबर 4 है दोस्तों वाणिज्यिक और औद्योगिक अपशिष्ट धारा, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीम, रसायन और भारी धातुएं। नंबर 5 है दोस्तों निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट धारा, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट स्ट्रीम, एस्बेस्टस आदि हैं।
आगे इनसे निपटने के लिए भारत में काफ़ी व्यापक विधीय और नियामक ढांचा है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की कमी, मानकीकृत प्रोटोकॉल की कमी आदि मुख्य सीमाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, नेचुरल हैज़ार्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शॉर्ट में रहेगा तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आप लोगों को एक के बाद दूसरा भी देखने की जागरूकता रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए दोस्तों।